Hello aspirants, welcome to the YouTube channel of Unacademy. My name is Asha Tiwari and I'll be discussing the Code of Civil Procedure with you today. So guys, this would be a rapid revision for CPC. So those who have studied CPC, well then you people can understand it, and those who have not and you are the beginner for CPC, then guys I would personally recommend you because ये rapid revision है, so I won't be able to explain all the sections. But starting this for specially the upcoming judicial services examinations, the Code of Civil Procedure 1908, and we'll start with the section number 1, which talks about a definition clause. I'll just go in what the details are needed, only the specific details, and not more, not less. So, section number 1 talks about short title commencement and extent. So obviously this will be known as CPC, that is Code of Civil Procedure, and it shall come into the force on 1st of January 1909. अपार्ट फ्रॉम दैट सेक्शन नंबर 1 आपसे जो कहता है वो बस यही कहता है कि ये पूरे भारत पे लागू होता है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर वाला अब रहा नहीं है, तो ये पूरे भारत पे लागू होता है बस स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज को छोड़ के। ठीक है, स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज को छोड़ के, और स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज में भी जब जरूरत पड़ेगी तो स्टेट गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन के द्वारा पब्लिश करा के इसको, इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस, कुछ ऐसी प्रोविजन जो इसको लागू कराना है वो लागू करा सकती है। ओके, yeah. Now coming to definition clause. Definition clause again is important. Code is important. Code का मतलब rules. Decree means a formal expression of an adjudication which, so far as regards the code expressing it, conclusively determines the rights of the parties with regards to any of the matters in controversy. देखिए मैं आपको एक डायग्राम से सब एक्सप्लेन करती हूँ। एक होता है जजमेंट। ठीक है, ये पूरा आपका जो 5-6 पन्ने का जजमेंट होता है, और एकदम लास्ट में आता है जो ऑपरेटिव पोर्शन, जो ये बताता है कि इतना पैसा फलाने व्यक्ति को मिलेगा, इतना पैसा ढमाके व्यक्ति को मिलेगा, या ये पोजीशन इनको मिलेगा, वो पोजीशन इनको मिलेगा, या किस व्यक्ति को क्या करना है। पूरे केस का जो निष्कर्ष होता है वो हो जाती है आपकी डिक्री। और ये जो बाकी है, जो फैक्ट्स ऑफ द केस की कैसे रीजनिंग थी, क्या हुआ, कोर्ट का क्या रीजनिंग है, कैसे वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे, दैट इज योर जजमेंट। ठीक, क्लियर रहेगा। और हर एक तारीख पे जो होता है वो होता है ऑर्डर, उसका इससे कोई मतलब नहीं। हर तारीख पे कोर्ट जो बोलती है वो ऑर्डर। ठीक, तो डिग्री 2.2 में आपको डिफाइन की गई है। डिग्री होल्डर कौन होता है? जिस व्यक्ति के फेवर में डिग्री जाती है वो डिग्री होल्डर होता है। ये इंपॉर्टेंट है आपका। डिग्री होल्डर के बाद इसमें आपका इंपॉर्टेंट आ जाता है गवर्नमेंट प्लीडर, जो 2.7 में डिफाइंड है। गवर्नमेंट प्लीडर का मतलब है ऐसा ऑफिसर जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है ताकि वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे प्लीड कर सके। फिर इंडिया 2.7b में डिफाइंड है, हाई कोर्ट 7a में डिफाइंड है। जज कहाँ डिफाइंड है? जज 2.8 में डिफाइंड है, और जज का मतलब इन्होंने बोला है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ सिविल कोर्ट। उसके बाद जजमेंट, जो अभी आपको मैंने बताया 2.9 में डिफाइंड है। जजमेंट डेटर का मतलब है जिसके अगेंस्ट डिग्री पास हुई है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है जो डिसीज की संपत्ति को रिप्रेजेंट करेगा, और इसमें वो व्यक्ति भी आएगा जो उसकी प्रॉपर्टी के साथ इंटरमेडल कर सकता है या जिसका कोई इंटरेस्ट होता है प्रॉपर्टी में। मीन प्रॉफिट सेक्शन 2.12 में डिफाइन किया गया। मीन प्रॉफिट का मतलब है वो प्रॉफिट जो आप असली ओनर होकर भी डिराइव नहीं किए। जैसे कि आपका घर नहीं था, आपने दिखाया कि आप मकान मालिक है और आपने किराएदार रखा, किराएदार से आपने पैसे लिए, तो वो पैसे जो है वो मीन प्रॉफिट हुए। मूवेबल प्रॉपर्टी 2.13 में डिफाइंड है, और इसमें ग्रोइंग क्रॉप्स आते हैं। ऑर्डर 2.14 में डिफाइंड है। ऑर्डर का मतलब है फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट विच इज नॉट अ डिग्री। प्लीडर आपको पता ही है कौन होता है। 2.15 में प्लीडर के बारे में बोला गया है। प्लीडर में बोला गया है कि प्लीडर का मतलब है अटॉर्नी, वकील, एडवोकेट। उसके बाद आप आ जाइए प्रिस्क्राइब मतलब रूल्स। पब्लिक ऑफिसर में आपको काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। पब्लिक ऑफिसर का मतलब है वो व्यक्ति जो कि ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस है, हर एक जज है, मेंबर ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज है, हर एक व्यक्ति जिसकी एज एन ऑफिसर ड्यूटी है कि वो जो है गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी या गवर्नमेंट के बिहाफ पे दी गई चीज़ें या पेक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट को ध्यान में रखे, वो होता है पब्लिक ऑफिसर। फिर आ जाइए आप सेक्शन नंबर 3। सेक्शन 3 हमको सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट की बात बताता है। सेक्शन 3 हमसे कहता है सबसे नीचे होता है कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज, उसके बाद आ जाता है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद आ जाता है आपका हाई कोर्ट। बस। सेक्शन 4 सेविंग क्लॉज है। सेक्शन 5 है एप्लीकेशन ऑफ द कोर्ट टू रेवेन्यू कोर्ट। सेक्शन 6 पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है। पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है मॉनिटरी ज्यूरिसडिक्शन। मॉनिटरी ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है हर एक कोर्ट की अपनी पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन होती है कि इतने रुपए से ज्यादा के केसेस ये नहीं देख सकता, तो वो एक्सीड नहीं करेगा कोर्ट। अगर वो एक्सीड करके भी एंटरटेन कर रहा है तो फिर उसकी कंपिटेंसी पे सवाल उठ सकते हैं। उसके बाद आप आ जाइए सीधे अपने नेक्स्ट सेक्शन पे।
सेक्शन नंबर 8 नहीं, सेक्शन नंबर 8 नहीं, सेक्शन नंबर 9 पे। सेक्शन नंबर 9 कहता है कि कोर्ट जो है सारे सिविल सूट्स को ट्राई करने के लिए कंपिटेंट है अनटिल अनलेस दैट हैज बीन एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। सेक्शन 10 जो है वो रेस जुडिकाटा है। रेस जुडिकाटा का सॉरी रेस सब्जुडिस है। रेस सब्जुडिस का मतलब है कि पैरेलल लिटिगेशंस अलाउड नहीं है, पैरेलल लिटिगेशन अलाउड नहीं है, यानी कि एक कोर्ट में आपने ऑलरेडी ये वाली लिटिगेशन डाल रखी है, अब यही सेम लिटिगेशन आप दूसरे कोर्ट में लेके नहीं जा सकते। एक कोर्ट ए में एक कोर्ट बी में जो भी आपने बाद में डाली है लिटिगेशन उसको हटाना पड़ेगा, कोर्ट नंबर 1 की लिटिगेशन चलेगी, फॉर्मर सूट प्रोसीड करेगा। सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा है। सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा हमसे कहता है कि एक बार आपने जो है एक कोर्ट से एक पूरी केस आपका हो गया, पूरा केस आपका खत्म हो गया, अब आप इसी सेम टॉपिक को एक सेम कोर्ट में, चाहे कोर्ट नंबर भी, इन दोनों की कंपिटेंसी अगर सेम है, सेम जुरिस्डिक्शन है तो नहीं लाएंगे, यानी कि एक वाद खत्म होने के बाद दूसरा वाद सेम सब्जेक्ट मैटर, सेम पार्टी, सेम इशू, सेम फैक्ट एंड इशू पे नहीं लेके आएंगे। रेस जुडिकाटा उसको बार्ड करता है। रेस जुडिकाटा की एक्सप्लेनेशन नंबर 4 अगेन इंपॉर्टेंट हो जाती है, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा हमसे ये बोलता है कि अगर आपने ग्राउंड ऑफ डिफेंस या ग्राउंड ऑफ अटैक ऑलरेडी कोई चीज ली है तो उसको आप जो है फिर से एक जगह जिसको आपने ग्राउंड ऑफ डिफेंस लिया है उसको आप फिर से यहाँ पे ग्राउंड ऑफ अटैक नहीं ले सकते हैं। देख लीजिए अपनी एक्सप्लेनेशन नंबर 4, एनी मैटर विच माइट एंड ऑट हैव टू बी मेड ग्राउंड ऑफ डिफेंस और अटैक इन सच फॉर्मल सूट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अ मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली एन इशू इन सच सूट। इसका मैं आपको एक जैसे एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लीजिए कि एक केस लॉ था, इस केस लॉ में ये था कि एक व्यक्ति को जो है सस्पेंड किया गया, अब उसने एक केस किया, केस में क्या हुआ कि डिसमिस कर दिया केस, बोला गया कि नहीं इस केस में कोई दम नहीं है, उसने फिर उसके बाद अपील की, अपील भी डिसमिस हो गई, फिर उसने ये बोला इस केस को इस तरीके से ले गया कि मुझे जिसने सस्पेंड किया है उसके पास मुझे अथॉरिटी ही नहीं थी सस्पेंड करने की क्योंकि उसने मुझे अपॉइंट नहीं किया था। तो कोर्ट ने बोला कि भाई ये बात तो तुम नीचे वाली कोर्ट में भी बोल सकते थे, यू कैन नॉट मेक व्हाट यू कैन मेक अ ग्राउंड ऑफ अटैक एज अ ग्राउंड ऑफ डिफेंस इन द अदर कोर्ट, दैट इज नॉट अलाउड, दैट इज ऑल्सो रेस जुडिकाटा, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, एक्सप्लेनेशन नंबर 4। फिर सेक्शन 12 है बार टू फर्दर सूट। सेक्शन 13 है कि फॉरेन जजमेंट कब कंक्लूसिव नहीं होता है। फॉरेन जजमेंट तब कंक्लूसिव नहीं होता है जब कंपीटेंट जुरिस्डिक्शन की कोर्ट ना दे, जब वो फ्रॉड के थ्रू ऑब्टेन किया गया हो, जब वो एक ब्रीच के थ्रू ऑब्टेन किया गया हो, जब ऐसा दिखे फेस ऑफ द प्रोसीडिंग्स पे कि इसमें तो ऐसी चीज बोली गई है जिसको इंडियन लॉ रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, तो इसमें टोटल आपको 6 पॉइंट्स दिए गए हैं, को आप पढ़ सकते हैं। प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट में लिखा है कि अगर कोई भी सर्टिफाइड कॉपी फॉरेन जजमेंट्स को लेके आएगी तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम कि ये जजमेंट जो है उसी के द्वारा, ये देखिए प्रोनाउंस किया गया था, अनटिल अनलेस आप उसको दूसरी तरीके से ना प्रूफ कर दें। सेक्शन 15 हमसे कहता है कि एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ इन द लोवेस्ट कोर्ट कंपीटेंट टू ट्राइड। ये सेक्शन 15 आपका इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। सेक्शन 15 हमसे कहता है कि हमेशा कोई भी वाद लेके आएंगे तो सबसे कम जो सबसे लोवेस्ट कोर्ट है वहां पे आपको वाद लेके जाना है। सेक्शन 16 आ जाइए। सेक्शन 16 कहता है सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड। सेक्शन 16 हमसे कहता है कि अगर कोई भी सूट आपको इंस्टीट्यूट करना है इन 6 चीजों के लिए तो वहां पे इंस्टीट्यूट करेंगे जहां पे सब्जेक्ट मैटर सिचुएट है। तो उसके बाद जो है इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिस्डिक्शन द डिफेंडेंट एक्चुअली वॉलंटरी रिसाइड्स एंड कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क्स। ओके, सेक्शन 16 जो है हमसे कहता है कि जहां पे सब्जेक्ट मैटर है वहां पे कर सकते हैं, जहां डिफेंडेंट रहता है वर्क्स फॉर गेन या कैरीज ऑन बिजनेस वहां पे भी आप बात कर सकते हैं। ठीक, किसके लिए? यहाँ पे ए टू ऑब्टेन रिलीफ ऑफ कंपनसेशन टू रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक, ये अलग है और वो 6 पॉइंट अलग है, इसको अलग अलग ही पढ़िएगा। सेक्शन 17 जो है वो आपसे कहता है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन में आ रही है तो क्या। तो सेक्शन 17 कहता है कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो भी कोर्ट बढ़िया लगे आप उस कोर्ट में कर दीजिए। सेक्शन 18 हमसे कहता है कि प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन वेयर लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट्स आर अनसर्टेन। जहाँ पे लोकल लिमिट्स अनसर्टेन है वहाँ पे केस कहाँ करें। तो सेक्शन 18 हमसे कहता है कि अगर अनसर्टेनिटी है तो आप जिस भी कोर्ट में जाएंगे आप उस कोर्ट को बताइए कि आपको लग रहा है कि लोकल लिमिट्स अनसर्टेन है। कोर्ट अपने रीजंस रिकॉर्ड करेगी राइटिंग में और कहेगी कि चलो ठीक है, अगर आपको अनसर्टेन लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस केस को आगे लेके बढ़ती हूँ, वही कंपिटेंट कोर्ट होगी और उसके द्वारा दिया गया उत्तर मान्य होगा। आगे ये भी कहा गया है कि अगर आपने ये ऑब्जेक्शन किए कोर्ट कंपिटेंट नहीं है, इसको इनिशियल प्रोसीडिंग्स में नहीं लिया था यानी कि अर्ली एप्लीकेशन यानी कि फर्स्ट इंस्टेंस में नहीं लिया था, तो फिर आप एपलेट या रिविजनल कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते हैं कि आपकी जो पहली वाली कोर्ट थी उसके पास सुनने की क्षमता ही नहीं थी, यानी कि वो एक कंपीटेंट कोर्ट नहीं थी या किसी भी प्रकार से कंपीटेंट कोर्ट नहीं थी, आपको ऐसा नहीं बोलना है। सेक्शन नंबर 19 पे आ जाइए। सेक्शन नंबर 19 हमसे कहता है सूट्स फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग्स टू पर्संस और मूवेबल। सेक्शन 19 कहता है टॉर्ट की बेसिकली बात करता है और कहता है कि जहाँ पे जो है कंपनसेशन की बात है या मूवेबल प्रॉपर्टी की बात है वहाँ पे आप ऐसी जगह बात कर सकते हैं जहाँ पे डिफेंडेंट रहता है या बिजनेस कैरी करता है या वर्क्स फॉर गेन विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ अनदर कोर्ट। और
सेक्शन 20 पे आते हैं। सेक्शन 20 कहता है अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिफेंडेंट्स डिसाइड और कॉज ऑफ एक्शन अराइज। सेक्शन 20 जो है हमसे यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन की बात करने लगता है और कहता है कि जहाँ पे डिफेंडेंट रहता है, वर्क्स फॉर गेन, कैरीज ऑन बिजनेस, वहाँ तो बात कर ही सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज करता है हम वहाँ पे भी बात कर सकते हैं। जैसे कि ए और बी और सी के बीच जो है एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ बनारस में। ए रहने वाला था लखनऊ का यानी कि यूपी का, बी रहने वाला था एमपी का और सी रहने वाला था दिल्ली का। ये तीनों मिले बनारस में और इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक, और बनारस में ही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो अब क्वेश्चन ये है कि वाद कहाँ पे लाया जा सकता है। तो वाद लाया जा सकता है ए जहाँ पे रहता है यानी कि यूपी में, बी जहाँ पे रहता है यानी कि एमपी में, सी जहाँ पे रहता है यानी कि दिल्ली में, और वो लाया जा सकता है बनारस में जहाँ पे आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। ये है आपका सेक्शन नंबर 20। सेक्शन नंबर 21 जो है ऑब्जेक्शंस जुरिसडिक्शन कहता है और सेक्शन 21 इंपॉर्टेंट है, 21A भी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 21 गाइस हमसे ये कहता है कि अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सुइंग जो है वो अपने कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में नहीं लिया था तो आप उसको अपेलेट या रिविजनल कोर्ट में नहीं ले सकते अनटिल अनलेस। हमेशा याद रखिएगा कि कोर्ट को अगर ये लगे कि कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस है तो कोर्ट अलाउ करती है, वरना कोर्ट अलाउ नहीं करती है। वैसे ही कंपिटेंसी को लेकर कोर्ट की अगर आपने फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट में नहीं ऐसा बोला था तो आप रिविजनल और एपलेट कोर्ट में नहीं बोल सकते हैं अनटिल अनलेस देयर हैज बीन अ कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस, ठीक है। एंड no objection as to the competence of executing court can also be taken until unless you have taken the क्या कहते हैं यार, until unless you have taken this very thing, this objection before the executing court at the earliest possible opportunity एंड अदरवाइज देयर हैज बीन अ कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस, इसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अच्छा, ये सेक्शन नंबर 21 ने बोला। अब 21A क्यों आया? तो 21A हम उससे बच्चे अक्सर पूछते हैं कि मैम जब 21 ने ऑब्जेक्शंस की बात कर ही दी थी तो 21A फिर क्यों आया कि बार ऑन सूट टू सेट असाइड डिक्री ऑन ऑब्जेक्शन एज टू द प्लेस ऑफ सुइंग। देखिए होता क्या है कि भाई इंसान है, दिमाग ने लूप होल निकाल लिया। 21 ने ये बोला कि भाई कोई प्लेस ऑफ सुइंग को लेकर नहीं बोलेगा, कोई कंपिटेंस को लेकर नहीं बोलेगा, कोई कंपिटेंस ऑफ एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को लेकर नहीं बोलेगा, है ना, बाद में इन द रिविजनल और एपलेट स्टेज। अब हुआ क्या दोस्तों कि लोग क्या करने लगे, लोगों ने ये बोला कि जो है प्लेस ऑफ सुइंग, इन्होंने बोला कि नो सूट शैल लाई चैलेंजिंग द वैलिडिटी ऑफ अ डिक्री पास इन द फॉर्मर सूट बिटवीन द सेम पार्टीज और बिटवीन द पार्टीज अंडर हुम दे आर इन द लिटिगेटिंग। अब लोगों ने बोला कि चलो ठीक है, कोर्ट ने ये बोला ना कि जो है कंपिटेंस को नहीं बोलेंगे, प्लेस ऑफ सुइंग को नहीं बोलेंगे और कंपिटेंस ऑफ एग्जीक्यूटिंग को नहीं बोलेंगे, लेकिन डिग्री के लिए तो बोल सकते हैं। तो 21A बाद में आया, 21A ने बोला कि हम डिग्री भी सेट असाइड नहीं करेंगे ऑब्जेक्शन एज टू द प्लेस ऑफ सुइंग। इन्होंने कहा कि कोई भी वाद केवल इसलिए नहीं लाए करेगा कि वो जो है आप अपनी डिग्री की वैलिडिटी को चैलेंज करना चाहते हैं कि वो कंपीटेंट कोर्ट ने नहीं दी थी। बात तो आप वही कर रहे हो ना, तब भी कंपीटेंस पे सवाल उठा रहे हो। तो 21A जो है बार करता है, बार ऑन सूट टू सेट असाइड डिक्री ऑन ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सुइंग। 22 पे आ जाइए। 22 बात करता है पार्ट टू ट्रांसफर सूट्स व्हिच में बी इंस्टीट्यूटेड इन मोर देन वन कोर्ट। जहां पे एक बार एक से अधिक कोर्ट में इंस्टीट्यूट किया गया है तो उसको ट्रांसफर करने की बात की गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने बोला कि कोर्ट को एप्लीकेशन देनी पड़ती है और कोर्ट जो है एक ही जगह पे जहां पे दोनों पार्टीज आ सकती है वहां पे केस को ट्रांसफर कर देता है। अब तो 22 ने बोला कि एप्लीकेशन देनी पड़ती है। 23 आपसे पूछ रहा है कि वो एप्लीकेशन देंगे आखिर हम कहाँ। तो सेक्शन नंबर 23 हमसे कहता है कि मान लो कि दो लोअर कोर्ट हैं, तो जो दो लोअर कोर्ट है ना उनकी जो एपलेट कोर्ट होती है उसमें एप्लीकेशन दे दो। जब दो एपलेट कोर्ट है यानी कि दो से अधिक एपलेट कोर्ट है तो जो उनका हाई कोर्ट है वहां एप्लीकेशन दे दो। और जहां पे हाई कोर्ट भी एक से अधिक है तो जिस हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में सबसे पहले एप्लीकेशन आई थी उस हाई कोर्ट को एंटरटेन करने का हक होगा। अब आते हैं सेक्शन 24। सेक्शन 24 पावर ऑफ ट्रांसफर एंड विड्रॉल की बात करता है। इसको याद करने का तरीका कि सेक्शन 24 जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट के पावर की बात करता है ट्रांसफर ऑफ विड्रॉल की, जबकि सेक्शन नंबर 25 सुप्रीम कोर्ट के पावर की बात करता है ट्रांसफर ऑफ सूट्स की। अब आ जाइए सेक्शन नंबर 26। सेक्शन नंबर 26 इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स की बात करता है दोस्तों। सेक्शन 26 कहता है कि हर एक वाद को इंस्टीट्यूट किया जाएगा प्लेंट के द्वारा, ठीक है, और हर एक प्लेंट को प्रूफ किया जाएगा एफिडेविट के द्वारा। अब एफिडेविट कैसा होगा? एफिडेविट उसी फॉर्म में होगा जैसा कि ऑर्डर 6 बोलता है और रूल 15A बोलता है। ये चीज याद करने वाली है, आपसे पूछी जाती है। ऑर्डर 6 और रूल 15A प्लीज याद रखिएगा। सेक्शन नंबर 26 2 पॉइंट, प्लेंट के द्वारा एक वाद इंस्टीट्यूट होगा और वो प्लेंट एफिडेविट के साथ अकम्पनीड होगी। फैक्ट्स को एफिडेविट के द्वारा प्रूफ किया जाएगा। सेक्शन 27 समन्स की बात करता है। सेक्शन 27 कहता है कि जहां पे एक वाद इंस्टीट्यूट हुआ है तो समन्स जो है वो सर्व किए जाएंगे डिफेंडेंट को कि वो अपेयर करे और आंसर दे कि भाई क्या दिक्कत है। और ये याद रखिएगा कि ये 30 दिन के अंदर अंदर जो है फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट इनको समन्स सर्व होते हैं। अब जहाँ पे सेक्शन 28 कहता है कि जहाँ पे समन कैसे सर्व हो, अगर कोई और किसी और स्टेट में रह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी और स्टेट का जो कोर्ट है, यहाँ वाली कोर्ट उस वाली कोर्ट को बोल देगी, उस कोर्ट का जो सक्षम आदमी है वो वहाँ पे जाएगा।
सर्व कराएगा, जरूरत होगी तो एफिडेविट पे लिख के इस वाली कोर्ट में भेज देगा। अब इसके बाद आ जाइए पार्ट टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड लाइक। सेक्शन 30 कहता है कि पार्ट टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड लाइक का मतलब क्या है। अब इसमें बहुत सिंपल सी चीज़ है कि कोर्ट किसी भी समय पे जब उसको लगता है या फिर एप्लीकेशन ऑफ पार्टी के द्वारा वो ऐसे ऑर्डर्स दे सकती है जिससे कि समन्स इशू किए जा सके, या किसी व्यक्ति को बुलाया जा सके, किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस किया जा सके, या फिर इंटरोगेटरीज को आंसर करने के लिए, या फिर एडमिशन के लिए, या फिर टू ऑर्डर एनी फैक्ट टू बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट, ऐसे ऑर्डर्स कोर्ट दे सकती है। नाउ कमिंग टू समन्स टू विटनेस। समन्स टू विटनेस का मतलब है सेक्शन 28, 27 और 29 में जो समन्स की बात की गई है उसमें विटनेसेस को बुलाया जा सकता है दैट दे प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स और दे प्रोड्यूस मटेरियल ऑब्जेक्ट। अब मान लो कि अगर कोई नहीं आया 31 के बुलाने के बाद या 30 में बुलाने के बाद, तो आप समझ लीजिए कि अगर समन्स में बुलाने के बाद आप नहीं आ रहे हैं तो सेक्शन 32 पेनाल्टी की बात करता है। वो कहता है कि कोर्ट 4 प्रकार से आपसे पेनाल्टी ले सकती है। पहला ये कि वारंट इशू करेगी, दूसरा सेल और अटैचमेंट, तीसरा आप पे फाइन इम्पोज करेगी, फाइन 5,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा, और चौथा ये कि वो आपसे बोलेगी कि भैया सिक्योरिटी फर्निश करो वरना आपको हम सिविल प्रिजन में भेज देंगे। ये 4 चीज़ें हैं, याद रखिएगा। आ जाइए सेक्शन नंबर 33 पे। याद करने का तरीका 33 याद कर लीजिए, जजमेंट एंड डिक्री है, 32 में पेनाल्टी है फॉर समन्स, ऐसे याद हो जाएगा। सेक्शन 33 जजमेंट एंड डिक्री की बात करता है, और जैसा कि आपको मैंने बताया कि कोर्ट सुनने के बाद जजमेंट प्रोनाउंस करता है और जजमेंट के बाद डिक्री फॉलो होती है। सेक्शन 34 आ जाइए इंटरेस्ट। सेक्शन 34 हमसे बोलता है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट में सिंपल सी चीज़ ये लिखी हुई है कि जहाँ पे कोर्ट को ठीक लगेगा वहाँ पे कोर्ट जो है वो इंटरेस्ट दे सकती है। बस ये इंटरेस्ट जो है ये 6% पर एनम को एक्सीड नहीं करेगा ऑन द प्रिंसिपल सम, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री ऑफ पेमेंट टू सच अर्लियर डेट एज द कोर्ट थिंक्स फिट। अब जहाँ पे जो है कोर्ट ने ये देखा है कि कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, तो कमर्शियल ट्रांजैक्शन में ये 6% एक्सीड कर सकता है पर एनम, लेकिन ये एक्सीड नहीं करेगा द कॉन्ट्रैक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, or where there is no contractual rate of interest at which the monies are lent or advanced by the nationalized bank in relation to the commercial transaction. सेक्शन 35 आपकी कॉस्ट की बात करता है। कॉस्ट में ये बोला है कि कोर्ट को अगर ठीक लगेगा तो कोर्ट जो है एक अमाउंट के साथ आपके ऊपर कॉस्ट भी लगा सकता है। अब कॉस्ट को थोड़ा और फर्दर पढ़ेंगे तो कॉस्ट को इसमें 35 में 2 प्रकार से बोला गया है, इसलिए 35 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 35 को अपने अपने बेयर एक्ट्स में इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। 35 एक कंपनसेटरी कॉस्ट की बात करता है और 35 भी कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले की बात करता है। 35 ए गाइस हमसे कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने गलत क्लेम लिया है या झूठ बोल के जो है कोर्ट का समय बर्बाद किया है तो कोर्ट उस पर कॉस्ट लगा सकता है, ठीक है। ये 35 ए है, याद रखिएगा। और 35 बी जो है वो डिले की बात करता है। 35 बी कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझ के जो है डिले कर रहा है प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट को तो कोर्ट उसके ऊपर कॉस्ट लगा सकता है। 35 ए 35 बी सेक्शन नंबर 35 कॉस्ट। नाउ कॉस्ट के बाद अब आप आ जाइए 35 ए मैंने आपको पढ़ा ही दिया है, 35 बी भी आपको बता दिया है। अब 36 आ जाइए। 36 जो है अब हम एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स पे उतर रहे हैं। सेक्शन 36 हमसे बोलता है कि एप्लीकेशन टू ऑर्डर्स। तो एग्जीक्यूशन दोस्तों, जब एग्जीक्यूशन की बात आती है तो एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन उसी कोर्ट में दी जाती है जिसने आपको जजमेंट और डिक्री पास किया होता है इंस्टेंटली, मतलब जनरली। बट अगर ऐसा नहीं है तो आप दूसरी कोर्ट में भी दे सकते हैं। बट हाँ, जनरली जो है एप्लीकेशन जो है ये उसी कोर्ट में दी जाती है जहाँ पे आपकी पिछली जजमेंट आई होती है। अब वही बात है कि अगर कोर्ट जो है अब नहीं है या वो क्या कहते हैं उसको, वो वैकेंसी नहीं है तो एग्जैक्टली या फिर इन केस अगर कोर्ट फिलहाल नहीं है तो फिर आप दूसरी कोर्ट में उसी प्रकार की सेक्शन कोर्ट में आप केस को लेके जा सकते हैं। पर जनरल रूल यही है कि आप उसी कोर्ट में जाते हैं जिसने आपका डिक्री पास किया है। अब हम आते हैं सेक्शन 37। सेक्शन 37 कहता है कि वो कोर्ट कौन है जिसने डिक्री पास की है। तो वो कोर्ट, द कोर्ट विच इज पास द डिक्री का मतलब है इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। सबसे पहला, वेयर द डिक्री इज एग्जीक्यूटेड हैज बीन पास इन एक्सरसाइज ऑफ एपलेट ज्यूरिसडिक्शन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। और जहां पे कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, देखिए वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया कि जहां पे कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस हैज सीज टू एग्जिस्ट या फिर ज्यूरिसडिक्शन उसका खत्म हो गया है कि वो इसको एग्जीक्यूट कर सके, तो वो कोर्ट जहां पे ऐसे वाद जाते हैं वहां पे ये जाएगा। अब सेक्शन नंबर 38 पे आ जाइए। सेक्शन 38 कहता है कोर्ट बाय विच डिक्री में भी एग्जीक्यूटेड, तो लिखा हुआ है डिक्री में भी एग्जीक्यूटेड आइदर बाय द कोर्ट विच पास्ड इट और बाय द कोर्ट टू विच इट इज सेंट फॉर एग्जीक्यूशन। 2 कोर्टें जो हैं हमारे सीपीसी में एग्जीक्यूशन की बात करती है। पहली वो कोर्ट जहां पे डिक्री फॉर एग्जीक्यूशन के लिए प्रेस किया जाता है और दूसरी वो कोर्ट जहां पे यही कोर्ट जो है दूसरी कोर्ट को एग्जीक्यूशन के लिए भेजती है। अब ये कैसी बात हुई कि यही कोर्ट दूसरी कोर्ट को एग्जीक्यूशन के लिए भेजती है? इसके लिए सेक्शन 39 पढ़ना पड़ता है। सेक्शन 39 हमसे कहता है कि ट्रांसफर ऑफ डिक्री क्या हो सकता है, तो इसमें
आंसर है बिल्कुल हो सकता है। मान लो एक व्यक्ति जो है हमारे कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं रहता है और वो दूसरे कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में रहता है, तो ऐसे में मैं अगर एक सक्षम कोर्ट हूँ और दूसरी जो सक्षम कोर्ट है, मैं उसको जो है एक पर्ची लिखूंगी, ठीक है, वो अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे, प्रीसेप्ट्स बोलते हैं उसको। प्रीसेप्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि मैं अपनी एक प्रीसेप्ट जो है दूंगी इनको और मैं उसमें लिखूंगी कि आपके जुरिस्डिक्शन में सो एंड सो व्यक्ति रहता है, उसके ऊपर यहाँ पे एग्जीक्यूशन की डिग्री प्रेस की गई है, तो क्योंकि वो मेरे जुरिस्डिक्शन में नहीं है तो मैं ये जो है आपको दे रही हूँ, ना यू एग्जीक्यूटेड इन वॉट एवर वे यू वॉन्ट टू एग्जीक्यूट। दिस इज व्हाट सेक्शन नंबर 39 इज। पढ़िएगा तो यही आएगा आपको समझ में। अब सेक्शन 40 वही ट्रांसफर ऑफ डिग्री टू अनदर स्टेट की बात कर रहा है, वही सेम इसका प्रोसीजर है। 41 आपसे बोल रहा है कि एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग सर्टिफाइड होंगी। 42 हमसे कह रहा है कि पावर्स ऑफ द कोर्ट इन एग्जीक्यूटिंग ट्रांसफर डिग्री। अब वो कोर्ट जिसके पास एक ट्रांसफर डिग्री गई है, यानी कि मैंने जैसे दूसरे कोर्ट को भेजी नहीं अपनी डिग्री एग्जीक्यूट कराने के लिए, तो वो ट्रांसफर्ड कोर्ट हो गया। अब जिसके पास डिग्री गई है वो उसको उसी प्रकार से एग्जीक्यूट कराएगा जैसे कि उसके कोर्ट में जनरली डिग्रीज एग्जीक्यूट होती थी। Okay, now you come to next important section is okay, come to 44A। 44A बोलता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज पास बाय कोर्ट्स इन रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी। तो जहाँ पे एक सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डिक्री दी गई है किसी सुपीरियर कोर्ट की किसी भी रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी को और उसको फाइल किया गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो डिक्री में बी एग्जीक्यूटेड इन इंडिया एज इफ इट हैज बीन पास बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट and together with the certified copy of the decree shall be filed a certificate from the superior court stating the extent to which if the decree has been satisfied or adjusted and such certificate for the procedure। यहाँ पे ये लिखा है, देखिए मान लीजिए जो हमारी नेबरिंग स्टेट्स हैं अगर वो जो है किसी डिक्री को यहाँ पे पास कराना चाहे तो वहाँ की कितनी भी बड़ी अदालत का ऑर्डर क्यों ना हो, यहाँ पे हम उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही फाइल करके स्टार्ट करेंगे। क्यों? अब इसके पीछे का रीजन क्या है, हम उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल करके क्यों स्टार्ट करेंगे दोस्तों? एनीबडी? हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्यों फाइल करेंगे भाई? अगर रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी के सुपीरियर कोर्ट का ऑर्डर है तो भारत में आके वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्यों फाइल होगा? क्योंकि सेक्शन 15 सीपीसी का बाबा, सेक्शन 15 सीपीसी का कहता है ना कि सबसे लोवेस्ट कंपीटेंट कोर्ट में जाएगा कोई भी मुकदमा आएगा तो सिविल का। तो ये है इसका आंसर। हाँ 44A हो गया। अब आ जाओ 46। देखो 46 प्रीसेप्ट्स का कॉन्सेप्ट है और 46 आपसे बोलता है कि अगर डिक्री होल्डर एक एप्लीकेशन देता है कोर्ट को जिसने डिक्री पास की है तो जो कोर्ट है वो एक प्रीसेप्ट इशू कर सकती है दूसरे कोर्ट को, ठीक है, दूसरी कोर्ट जो कंपीटेंट है एग्जीक्यूट करने को ऐसी डिक्री या अटैच करने को जजमेंट लेटर की प्रॉपर्टी जैसा कि प्रीसेप्ट में डिफाइंड है, और वो कोर्ट जिसको प्रीसेप्ट सेंड की गई है वो प्रॉपर्टी को अटैच करेगी उसी प्रकार से जैसे कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री में नॉर्मली प्रोसीडिंग्स में प्रॉपर्टी अटैच होती है। सेक्शन नंबर 47 पे आ जाइए। क्वेश्चंस टू बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिक्रीज। अब क्वेश्चंस अगर जो डिटरमाइन करने हैं वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ही डिसाइड करेगी। क्वेश्चंस का मतलब है जैसे कि मान लो कि एक डिग्री को एग्जीक्यूट कराने में अगर बीच में कोई क्वेश्चन आ रहा है कि क्या एक ही जो ये जमीन है ये एक ही है जो अटैच की जा रही है, तो अब इसके लिए अलग से कोई बात फॉर द टाइम बिंग नहीं जाएगा, ये एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि ये जमीन एक ही है कि नहीं जो हम अटैच करने जा रहे हैं। फिर आ जाइए सेक्शन नंबर 49 ट्रांसफरी की बात करता है। ट्रांसफरी में लिखा हुआ है कि हर एक ट्रांसफरी डिक्री का वही सेम राइट्स उसके पास और इक्विटीज होंगी जो कि जजमेंट लेटर के पास होगा। ट्रांसफरी कौन व्यक्ति होता है? ट्रांसफरी वो व्यक्ति होता है जो जजमेंट लेटर के शूज में स्टेप करेगा। जैसे कि मान लो कि जजमेंट लेटर के ऊपर 20,000 का कर्जा था, 20,000 रुपये उसको कोर्ट को देने थे। ट्रांसफरी जो है वो जजमेंट लेटर को 20,000 रुपये दे दिया, उसने कहा कि तुम ऐसा करो तुम अपने राइट्स मुझे दे दो। तो अब क्या हुआ, अब ये जो ट्रांसफरी है ये जजमेंट लेटर के शूज में आ गया और जो जजमेंट लेटर था वो वहां से हट गया। तो अब ट्रांसफरी जो है वो देखेगा कि इस केस में क्या होना है, ठीक है। सॉरी हाँ नो जस्ट अ सेकंड। एवरी ट्रांसफरी ऑफ अ डिक्री शैल होल्ड द सेम सब्जेक्ट टू द इक्विटीज इफ एनी विच द जजमेंट लेटर माइट हैव एनफोर्स्ड अगेंस्ट द ओरिजिनल डिक्री होल्डर। या तो ट्रांसफरी का मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति था उसको बी से जो है 20,000 रुपये मिलने थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक प्रॉपर्टी के ऊपर, ओके मैं समझा देती हूँ ये क्वेश्चन आप लोग क्योंकि 49 हाँ इंपॉर्टेंट है। देखो ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, समझने का प्रयास करना है। ये एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी पे चल रहा है केस, ठीक। अब ए और बी जो है इस प्रॉपर्टी पे केस बहुत सालों से चला रहे हैं। ए के फेवर में जनरली होना चाहिए था ये। ए कहता है कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है और जो है ये मेरे को ही मिलनी चाहिए। इस प्रॉपर्टी पे चल रहा है केस। अब एक बिल्डर जो है वो देखता है, वो कहता है कि यार ये प्रॉपर्टी तो अच्छी है,
चलो इसको हम ही ले लेते हैं। तो वो क्या करेगा, जो ऐसी पार्टी है जो उसको लगता है कि यार ये प्रॉपर्टी जो है प्रॉब्ली जीत सकती है, जीत सकती है इस केस को, वो उससे कहेगा कि ये लो तुम इतने पैसे ले लो जितने के लिए तुम केस कर रहे हो, तुमको क्यों रोज रोज कोर्ट आना है, क्या करोगे रोज कोर्ट आके, तुम इतने पैसे लो, तुम अपने राइट्स मुझे दो, मैं देख लूंगा आगे। तो जैसे ही इस व्यक्ति ने अपने राइट्स इसको दे दिए, ये व्यक्ति जो है अपनी जगह से मुक्त हो गया और यहाँ पे आ गया ट्रांसफरी। अब ट्रांसफरी जो है इसको वैसे ही इन्फोर्स करेगा जैसे कि ओरिजिनल व्यक्ति करता, यानी कि सारे हक उसके पास आ गए। अब इसमें फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि भाई आपने 20 का खरीदा 40 का बेचा वाली चीज होती है। सेक्शन 50 जो है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव की बात करता है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जहां पे जजमेंट डेटर जो है वो अगर उसकी डिक्री पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हुई है एंड जजमेंट डेटर जो है वो उसकी डेथ हो जाती है, तो कोर्ट के पास ये हक है कि कोर्ट उसी सेम प्रकार से लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ भी डिक्री को एग्जीक्यूट करा सकता है। ठीक है, बस बशर्ते ये कि जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो उतने ही एक्सटेंट तक लायबल होगा जितने एक्सटेंट तक इस डिजीज की प्रॉपर्टी लायबल थी, यानी कि ए और बी जो है, ए जो है वो आपका डिसीज है और बी जो है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। तो बी की अपनी स्वर्जित जमीन पे कोई भी आंच नहीं आएगी, जो जमीन ए की थी उसी पे ये डिक्री एग्जीक्यूट कराई जाएगी, बी का उससे लेना देना नहीं है, यानी कि बी ए के में नहीं इंटरफेयर करेगा, कोर्ट उसको ले जाएगी, और बी के में कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। फिर आ जाइए सेक्शन नंबर 51। Section 51 कहता है parts of the court to enforce execution. Now, subject to the limitations and conditions as may be prescribed, the court may, on application of decree holder, order execution of a decree by delivery of any property specifically decreed, by attachment and sale, by arrest and detention, by appointing receiver, or by any the manner the relief granted may require. अब याद रखिएगा सेक्शन 51 जो है वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को पावर देती है कि डिक्री होल्डर के एप्लीकेशन पे कोर्ट जो है वो डिक्री का एग्जीक्यूशन कराए। अब दूसरी चीज ये भी याद रखिएगा कि ये जो 5 आपको चीजें दी हुई इसमें से डिक्री होल्डर अपनी तरफ से कोई भी एक को प्रेस कर सकता है, वरना तो कोर्ट अपने हिसाब से करती है, बट अगर डिक्री होल्डर ने किसी एक चीज को प्रेस करके बोल दिया तो कोर्ट को उस पर ध्यान देना पड़ेगा। सेक्शन 51 हमसे ये कहता है, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, अब आ जाइए 52 नहीं 54 पे आओ सीधे। 54 पार्टीशन ऑफ एस्टेट और सेपरेशन ऑफ शेयर की बात करता है, और यहाँ पे लिखा है जहाँ पे कोई डिक्री पार्टीशन ऑफ एन अनडिवाइडेड स्टेट की बात करती है, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू देती थी किसी भी प्रकार से, तो इस प्रॉपर्टी की जब बात आएगी तो कलेक्टर को डिप्यूट किया जाएगा। बस इतनी सी बात है 54 में। 55 अरेस्ट एंड डिटेंशन की बात करता है। अरेस्ट एंड डिटेंशन में याद रखिएगा, आज याद रख लीजिए, हमेशा याद रखिएगा, अरेस्ट एंड डिटेंशन की जब बात आएगी तो जजमेंट डेटर को एग्जीक्यूशन के टाइम पे कभी भी अरेस्ट किया जा सकता है। बस कुछ चीजें हैं जब वो नहीं कर सकता है। पहली तो कि भाई सनसेट के बाद और सनराइज से पहले घर में नहीं एंट्री होगी। दूसरा ये कि जो है घर को तोड़फोड़ करके नहीं एंट्री की जाएगी अनटिल अनलेस कि जो व्यक्ति गया है एग्जीक्यूट कराने उसको ऐसा ना लगे कि जजमेंट डेटर जो है भागने की कोशिश कर रहा है। तीसरा, जिस घर में वो गया है अगर उस घर में कोई ऐसी औरत है जो कि पब्लिक के रूल्स के हिसाब से पब्लिक में ऐसे अपेयर नहीं कर सकती, पर्दानशी औरत है या कोई भी ऐसी औरत है, तो मौका देगा कि भैया आप हट जाओ, और उसके बाद वो घर के अंदर जाएगा और तलाशी लेगा। चौथा, इन्होंने बोला है कि अगर जो है इनको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति भागने वाला है या कुछ ऐसा करने वाला है तो ये खिड़की दरवाजे तोड़ के भी एंटर कर सकता है जो एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर है। अच्छा, और उसके बाद इन्होंने ये बोला है कि जैसे मान लो कि ये गए, इन्होंने उस व्यक्ति को पकड़ा और उस व्यक्ति ने इनको पैसे निकाल के दे दिए, उस व्यक्ति का मतलब है जजमेंट डेटर। यहाँ पे जजमेंट डेटर ने अगर पैसे निकाल के इनको उसी समय दे दिए तो तुरंत की तुरंत इनको उसको रिलीज करना पड़ेगा। अब आते हैं हम क्लॉज नंबर 2। क्लॉज नंबर 2 कहता है कि कोई भी व्यक्ति इसमें स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा ऑफिशियल गजट में डिक्लेयर कर सकती है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी अरेस्ट जो है ऐसी है कि वो पब्लिक में कुछ इनकन्वीनियंस कर सकती है, तो स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से जो है उसमें रूल्स बनाएगी। जैसे कि कोई एक ऐसी पब्लिक अथॉरिटी है कि उसको पब्लिक में अरेस्ट करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी वरना पब्लिक भड़क जाएगी, तो उसके लिए वो अपने जो है अलग से कुछ गुप्त रचनाएं कर सकते हैं। ठीक, अब इनका तीसरा क्लॉज क्या कहता है? तीसरा क्लॉज गाइस सेक्शन नंबर 55 का इंपॉर्टेंट है। वो ये कहता है कि अगर मान लो कि जजमेंट डेटर को अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के लिए कहा गया कि भाई पैसे दो, वो कह रहा है कि साहब हमारे पास पैसे नहीं है, हम दे कहाँ से, पैसे होते तो हम दे के छुड़ाना लेते अपने आप को, हम क्यों आएंगे कि हमको कोई प्रिजन में दे। तो कोर्ट कहेगी ठीक है पैसे नहीं है तो फिर एक काम करो, तुम अपने आप को इंसॉल्वेंट घोषित कर लो। ठीक,
अब कोर्ट कहेगी कि एक काम करो, तुम अपने आप को इंसॉल्वेंट घोषित करो, और इंसॉल्वेंट घोषित करने के लिए तुम्हारे पास 1 महीने का समय है। इस 1 महीने में अगर तुमने अपने आप को इंसॉल्वेंट घोषित नहीं किया और तुम्हारी जो भी सिक्योरिटी है हमको नहीं दिया, तो फिर हम आपको सिविल प्रिजन में कमिट कर देंगे। यानी कि जजमेंट लेटर, मान लो कि एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर उसको ले गया कोर्ट के समक्ष, ठीक है। अब कोर्ट को जजमेंट लेटर ने बोला कि मेरे पास सच में पैसे नहीं है, वरना मैं कोर्ट को दे देता, तो कोर्ट कहेगी कि ठीक है, पैसे नहीं है तो अपने आप को इंसॉल्वेंट घोषित करो। तो वो कहेगी कि ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, मुझे कुछ सिक्योरिटी दो फिलहाल तुम्हें छोड़ने के लिए। तो ऐसी सिक्योरिटी पे पहली चीज तो इनको छोड़ा जाएगा, और दूसरी चीज कि इनको 1 महीने का समय दिया जाएगा कि अपने आप को इंसॉल्वेंट घोषित करें। अब अगर 1 महीने में ही अपने आप को जब जब बुलाया गया आते हैं और अपने आप को इंसॉल्वेंट घोषित करते हैं, बहुत अच्छी चीज है, कोर्ट इनको रिलीज कर देगा फ्रॉम अरेस्ट। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते तो फिर कोर्ट डायरेक्टली या फिर इनकी सिक्योरिटी को रिलाइज कर सकता है या फिर इनको कमिट कर सकता है सिविल प्रिजन में इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। ये आपको क्लॉज नंबर 4 में मिलेगा, पढ़ लीजिएगा। सेक्शन नंबर 56 आ जाइए। सेक्शन नंबर 56 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ अरेस्ट और रिटेंशन ऑफ वुमेन इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फॉर मनी। हमेशा याद रखिएगा कि इस भाग में कोर्ट कभी भी किसी औरत को एग्जीक्यूशन डिक्री में गिरफ्तार के आदेश नहीं दे सकती है, गिरफ्तारी के आदेश नहीं दे सकती है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस पार्ट, द कोर्ट शैल नॉट ऑर्डर द अरेस्ट और रिटेंशन टू सिविल प्रिजन ऑफ वुमेन इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी। जहां पे पेमेंट ऑफ मनी को लेके एग्जीक्यूशन की डिक्री है, वहां पे किसी भी औरत को सिविल प्रिजन में नहीं और डिटेन नहीं किया जाएगा इस भाग के लिए, ठीक है। 57 सब्सिस्टेंस अलाउंस की बात करता है। सब्सिस्टेंस अलाउंस को फिक्स कौन करेगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करती है। आपकी रैंक के हिसाब से, नेशनलिटी के हिसाब से मंथली अलाउंसेस पे होती हैं जजमेंट डेटर्स को। सेक्शन 58 डिटेंशन एंड रिलीज की बात करता है, एंड सेक्शन 58 हमें कुछ चीजें बताता है जो आपको याद रखनी चाहिए। 58 इंपॉर्टेंट है। 58 ये कहता है कि जहां पे डिक्री जो है वो 5,000 रुपए से ज्यादा की नहीं है, जहां पे डिक्री 5,000 रुपए से ज्यादा की नहीं है, सॉरी, जहां पे डिक्री इज फॉर द पेमेंट ऑफ मनी एक्सीडिंग ₹5,000, जहां पे कोई डिक्री है दैट एक्सीड्स ₹5,000, तो आपको 3 महीने के लिए जेल में रखा जा सकता है मैक्सिमम, ठीक। और जहां पे डिक्री जो है दैट एक्सीड्स ₹2,000 बट डज नॉट एक्सीड ₹5,000, दैट इज 2,000 से ज्यादा एंड 5,000 से कम, वहां पे आपको 6 वीक से ज्यादा नहीं रखा जा सकता। तो इसका मतलब हमको ये समझ में आता है कि 2,000 से कम का है तो आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ऑब्वियसली, ठीक है। दो चीजें याद रखिएगा, 5,000 से ज्यादा तो आपको 3 महीने से ज्यादा नहीं, और 2,000 से ज्यादा 5,000 से कम तो आपको 6 वीक से ज्यादा इम्प्रिजनमेंट नहीं। और आपके क्लॉज में देखिए लिखा भी हुआ है कि नो ऑर्डर फॉर रिटेंशन ऑफ द जजमेंट डेटर इन सिविल प्रिजन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी शैल बी मेड विद द टोटल अमाउंट ऑफ द डिक्री डज नॉट एक्सीड ₹2,000। ओके, फाइन। ओके, नाउ सेक्शन नंबर 59। सेक्शन 59 कहता है कि जहां पे जो है जजमेंट लेटर को अरेस्ट किया गया है और जजमेंट लेटर बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा सीरियस है, सीरियस इन द सेंस कि सीरियस इलनेस है, तो पहली चीज तो कि कोर्ट उसका जो है सीरियस इलनेस की वजह से वारंट ऑफ अरेस्ट कैंसिल कर सकती है, और दूसरा अगर मान लो कि अरेस्ट हो चुका है उसके बाद बीमार हो गया तो कोर्ट उसको रिलीज कर सकती है सिविल प्रिजन में। अगर कोर्ट को लगे कि भाई इनकी डिजीज जो है वो कंटेजियस है या फिर कंटेजियस है या फिर ऐसी सीरियस इलनेस है कि नहीं इनको जेल में रखा जा सकता, तो कोर्ट इनको रिलीज कर देगी, ठीक है। रिलीज करने के बाद ऐसा नहीं है कि बच जाओगे, जब ठीक हो जाओगे तो फिर से री अरेस्ट के ऑर्डर दे सकती है सेक्शन 58 के अंतर्गत। ये था आपका एग्जीक्यूशन का पूरा अरेस्ट वाला सीन। अब सेक्शन 60 जो है वो प्रॉपर्टी लायबल टू बी अटैचमेंट की बात करता है। 60 हमसे कहता है कि जो प्रॉपर्टी है दैट इज लायबल टू अटैचमेंट एंड सेल एंड एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। अब वो प्रॉपर्टी कौन सी है, लैंड्स हो गए, हाउसेज हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, गुड्स हो गए, मनी हो गया, बैंक नोट्स हो गए, चेक्स हो गए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गए, हुंडीज हो गई, प्रोमिसरी नोट हो गई, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गए, बॉन्ड हो गए। सेक्शन नंबर 60 और क्यों इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 60 हमको ये बता रहा है कि क्या क्या हम सेल में और अटैचमेंट में यूज कर सकते हैं, पर सेक्शन 60 हमको ये भी बताता है कि हम क्या क्या चीजें नहीं ले सकते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, सेक्शन 60 में पूछी जाती हैं। तो सेक्शन 60 की पहली चीज जो आपको इंपॉर्टेंट है और याद करने वाली है वो याद रखिएगा कि कभी भी जो है कपड़े नहीं लिए जाएंगे, खाना बनाने वाले जो वेसल्स हैं वो नहीं, बेड एंड बेडिंग नहीं ली जाएगी, किसी भी बच्चे का या किसी भी औरत का पर्सनल ऑर्नामेंट नहीं लिया जाएगा जो कि रिलीजियस यूसेज के लिए यूज होता है, टूल्स ऑफ आर्टिसंस नहीं लिए जाएंगे, हाउस एंड अदर बिल्डिंग्स नहीं लिए
जाएंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट में राइट टू सू, राइट ऑफ पर्सनल सर्विस, स्टिपेंड्स एंड ग्रेटिट्यूड्स नहीं ली जाएंगे। अब इसमें जो आता है वो ये आता है कि सैलरी टू द एक्सटेंड ऑफ फर्स्ट 1000 रुपीज एंड 2/3 ऑफ द रिमाइंडर इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री अदर देन द डिग्री ऑफ मेंटेनेंस। ये जो आपको दिया हुआ है, एंड 1/3 ऑफ द सैलरी इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री ऑफ मेंटेनेंस, इससे कभी कभी कैलकुलेशन के सवाल आ जाते हैं गाइज। तो इन्होंने ये बोला है कि पहला 1000 रुपए, ठीक है, और उसके बाद बचे हुए का 2/3 वो ही केवल और केवल जो है इसमें लिखा हुआ है कि नहीं लिया जाएगा। और जहां पे डिग्री फॉर मेंटेनेंस की बात आ गई, यानी कि डिग्री ऑफ मेंटेनेंस में इतना और डिग्री ऑफ मेंटेनेंस में 1/3 एंड अदर देन द डिग्री ऑफ मेंटेनेंस में इतना जाएगा। तो आपसे एमसीक्यूज में ये दोनों चीजें पूछी जाती हैं, इसको याद रखिएगा। अब इसके बाद आप आ जाइए सीधे सेक्शन 62 बोलता है पार्शियल एग्जेम्पशन टू एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि भाई इस व्यक्ति के पास कुछ है ही नहीं, जो जमीन है वो उससे खाता है, इसका पूरा परिवार खाता है, तो कोर्ट कहेगा चलो ठीक है, इस जो अपना ये अपनी पूरी निकाल लें, जो अपना उगाया था उसको पूरा अपना सही से निकाल लें और उसके बाद जो है देखा जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोर्ट इनके भर का छोड़ देता है और बाकी जो है वो अटैच करा लेता है, डिपेंड्स। अब सेक्शन नंबर 63 पे आ जाइए। सेक्शन 63 कहता है प्रॉपर्टी अटैच इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज ऑफ सेवरल कोर्ट्स। जहां पे एक प्रॉपर्टी जो है वो कई सारे कोर्ट्स के अंतर्गत है तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे जहां पे सबसे ज्यादा इसकी प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट हो रही है, जैसे कि मान लो कि भाई 5% इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे है, ठीक है, और 50% इसकी प्रॉपर्टी यहाँ है, आपको चाहिए थी 25% प्रॉपर्टी, तो ऑब्वियस चीज है आप 50 वाले पे जाओगे। तो जिस कोर्ट के अंतर्गत इसकी 50% प्रॉपर्टी है, आप उस कोर्ट के अंतर्गत एग्जीक्यूशन वाली डिग्री को प्रेस करेंगे, अपने वाली कोर्ट को बता के कि यहाँ पे आप भेज दो तो वो कर देगी। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 64। सेक्शन 64 बोलता है प्राइवेट एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर अटैचमेंट टू बी वॉइड। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसको अटैचमेंट के लिए बोला जा चुका है कोर्ट के द्वारा, उसको अगर किसी भी प्रकार से एलिनेट करने की कोशिश की गई या उसको किसी प्रकार से बेचने की कोशिश की गई, तो ऐसा अग्रीमेंट, ऐसी डीड जो है वो वॉइड है, ये कहता है सेक्शन नंबर 64। सेक्शन नंबर 65 परचेजर्स टाइटल की बात करता है। हम सेल की बात कर रहे हैं तो उन्होंने बोला कि जब एक प्रॉपर्टी बेच दी जाती है उस दिन से सेल एब्सोल्यूट होती है, ना कि जब से उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। सेक्शन नंबर 65। अब आ जाओ सेक्शन नंबर 67 की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आ जाइए आप सीधे 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 सेक्शन नंबर 74। सेक्शन नंबर 74 रेजिस्टेंस टू एग्जीक्यूशन की बात करता है। सेक्शन 74 हमसे कहता है कि जहां पे कोर्ट सेटिस्फाइड है कि डिक्री होल्डर के पास जो है इमूवेबल, वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द होल्डर ऑफ अ डिक्री फॉर द पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और द परचेजर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री हैज बीन रेजिस्टेड और ऑब्स्ट्रक्टेड इन ऑब्टेनिंग पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। जहां पे कोर्ट को ये लगता है कि भाई प्रॉपर्टी दे दी गई है, जजमेंट लेटर की वजह से इनको प्रॉपर्टी मिल नहीं रही है, जजमेंट लेटर इनको प्रॉपर्टी दे ही नहीं रहा है, या जजमेंट लेटर ने अपने जो है कई सारे लोग लगा रखे हैं कि यार इनको जो है किसी प्रकार से रेजिस्ट करो, ऑब्स्ट्रक्ट करो कि ये लोग प्रॉपर्टी ले ना पाए। तो ऐसे में डिक्री होल्डर जो है वो कह सकता है, कोर्ट को बताएगा कि जो है हमको ये लोग लेने नहीं दे रहे, हमको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं सेक्शन 74 के अंतर्गत। और सेक्शन 74 के अंतर्गत कोर्ट के पास ये पावर है कि कोर्ट जो है इस जजमेंट लेटर को सिविल प्रिजन में भेज सकता है टू द एक्सटेंट ऑफ 30 डेज, टू द एक्सटेंट ऑफ 30 डेज। और उसके बाद जो है जबरदस्ती इनको जो है सिविल प्रिजन में भेजा जाएगा 30 दिन के लिए और जो डिक्री होल्डर है उसको प्रॉपर्टी दे दी जाएगी कोर्ट के द्वारा। यह है सेक्शन नंबर 74, इसलिए आपको याद रखना था। अब हमारे यहाँ पार्ट नंबर 3 इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स 75 से लेके 78 तक है इंपॉर्टेंट। 75 जो है वो इशू कमीशन की बात करता है। देखिए सिविल कोर्ट के पास पावर है कि वो कमीशन इशू कर सकता है। अब कमीशन किस लिए इशू की जाती है? कमीशन इशू की जाती है कि किसी व्यक्ति को एग्जामिन कर सकें, कोई लोकल इन्वेस्टिगेशन कर सकें, कोई एडजस्ट अकाउंट्स के लिए कर सकें, कोई पार्टीशन के लिए कर सकें, साइंटिफिक टेक्निकल या एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए, और किसी मिनिस्ट्रियल एक्ट को भी परफॉर्म करने के लिए, और किसी प्रॉपर्टी की सेल के लिए भी कमीशन इशू किया जा सकता है। अब कमीशन क्या होता है? कमीशन का मतलब होता है कि कोर्ट के द्वारा कुछ व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं जो कोर्ट के ही अधिकारी बन के जो है इन जगहों पे जाते हैं और ये जो सारे काम आपको दिए हुए हैं टोटल 7 काम, इनको कंप्लीट करते हैं और कोर्ट को एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं और कोर्ट उस रिपोर्ट को पढ़ के अपने नतीजे पे पहुंचने में उसको मदद, जैसे हम लोगों ने एविडेंस में पढ़ा है ना 45 ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, वैसे ही समझ लो सेक्शन 75 जो है यहाँ पे वो कोर्ट को मदद करता है अपने नतीजे पे पहुंचने में। सेक्शन 76 जो है वो कमीशन टू अनदर कोर्ट की बात करता है और सेक्शन 76 जो है वो पावर देता है और कहता है कि जो है कमीशन वो किसी और कोर्ट में भी भेजी जा सकती है, नॉट बीइंग अ हाई कोर्ट, बस ये याद रखिएगा, ठीक है। सेक्शन 77 लेटर ऑफ रिक्वेस्ट की बात करता है और ये कहा गया है कि
कमीशन जो है कोड इशू कर सकती है अगर एक उसको लेटर ऑफ रिक्वेस्ट मिला है टू एग्जामिन अ विटनेस रिसाइडिंग एट एनी प्लेस नॉट विद इन इंडिया। सेक्शन 78 कहता है कमीशंस इशूड बाय फॉरेन कोर्ट्स, तो सब्जेक्ट टू लिमिटेशंस एंड कमीशंस as execution and return of commissions for examination of witnesses shall apply to commissions issued by or at instance of court situated in any part of India, court established or continued by authority of central government and court of any state or country outside India। ओके, दिस वाज द कमीशन। तो कमीशन में 75, 76, 77, 78 याद रखना है। याद करने का तरीका, 75 इशू कमीशंस की बात करता है, 76 कमीशंस टू अनदर कोर्ट को बात करता है, 77 लेटर ऑफ रिक्वेस्ट की बात करता है, 78 जो है कमीशंस टू फॉरेन कोर्ट की बात करता है। चार ही तो सेक्शन है यार, याद हो जाएगा। फिर अब आ जाओ हम 79, 80। ओके, 79 तो इंपॉर्टेंट है, सूट्स बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट। देखिए 79 हमसे ये बोलता है कि क्या गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वाद लेके आया जा सकता है या अथॉरिटी के खिलाफ वाद लेके आया जा सकता है, क्या इनको जो है प्लेंटिफ या डिफेंडेंट बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर है बिल्कुल किया जा सकता है। जब आप जो है यूनियन गवर्नमेंट यानी कि जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट को सू करेंगे तो आप यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से सू करेंगे, जब आप स्टेट गवर्नमेंट को सू करेंगे तो स्टेट के नाम से सू करेंगे। ठीक, अब सेक्शन 80 कहता है कि चलो ठीक है सू तो कर सकते हैं, ये बात तो पता चल गई, लेकिन अगर हम भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को सू करना है तो हम यूनियन ऑफ इंडिया को करेंगे भाई पार्टी, लेकिन पार्टी कौन बनेगा, हम नोटिस इसको सर्व कराएंगे। तो पार्टी का नाम तो यूनियन ऑफ इंडिया हो गया, पर नोटिस सर्व कराने के लिए याद रखिएगा जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आपको जो है बात करना है वहां पे आप हमेशा सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट को नोटिस सर्व कराएंगे। ठीक, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट। जहां पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवे के लिए बात करना है वहां पे आप जनरल मैनेजर ऑफ रेलवे को सर्व कराएंगे नोटिस। ठीक, और जहां पे आपको स्टेट गवर्नमेंट के लिए सू करना है उसके लिए नोटिस देनी है वहां पे सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट या फिर कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, दोनों में से किसी को आप नोटिस सर्व करा सकते हैं यानी कि नोटिस भेज सकते हैं। अच्छा, 81 हमसे कहता है, 81 कहता है कि एग्जाम्पशन फ्रॉम अरेस्ट एंड पर्सनल अपीयरेंस। जब जो पब्लिक ऑफिसर है वो कोर्ट को ऐसा लगता है कि इनके आने से जो है वो काम थोड़ा बढ़ जाएगा और ये अपनी ड्यूटी छोड़ के नहीं आ सकते, तो इनको एग्जाम्पशन मिलता है कि ये अपीयर ना हो, इनकी जगह पे इनका अटॉर्नी, वकील या कोई भी ऑथराइज पर्सन अपीयर हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। इसमें एक चीज़ में तुम लोग को और कराना चाह रही थी। हाँ, यस करेक्ट, प्लीज मार्क इन योर बेरेक्स। ये एक्सपायरेशन ऑफ 2 मंथ्स, कोई भी वाद लाने से 2 महीने तक, यानी कि एक वाद आया है और आपको 2 महीने का टाइम देना पड़ेगा ये पब्लिक सर्वेंट को कि वो आपको आंसर दें। ठीक है, और याद रखिएगा जो नोटिस आप भेजेंगे ना सेक्शन 80 के अंतर्गत, उस नोटिस में आप अपना पता, अपना नाम और ये आपने वाद क्यों किया है, इसका कारण क्या है, ये सब आप लिख के भेजेंगे, अपना नंबर ये सब लिख के भेजेंगे। अब ये क्यों लिख के भेजेंगे गाइस, ये इसलिए लिख के भेजेंगे क्योंकि कभी कभी क्या होता है अपने ऑफिस कलर में काम करते करते नहीं पता चलता कोई काम हो जाता है, तो ये अपने ऑफिस के कलर के लिए तो लायबल है ना सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। आपने अगर उनको सू किया है, आप लिख रहे हैं, तो हो सकता है कभी कभी सेटलमेंट जो है हो जाए, और 2 महीने का टाइम जो है वो इनको इसलिए भी दिया जाता है कि भाई देखें क्या सही में ऐसा कुछ हुआ है, तो 2 महीने की नोटिस इज मैंडेटरी। नाउ कमिंग टू सेक्शन नंबर 82, एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री की बात करता है सेक्शन नंबर 82, और सेक्शन नंबर 82 कहता है कि जहां पे कोई भी वाद बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट है या फिर बाय और अगेंस्ट यानी पब्लिक ऑफिसर है जिसने अपने ऑफिशियल ड्यूटीज में कुछ काम किया है, अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में काम किया है, तो डिग्री जो है इफ इट इज पास अगेंस्ट यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट, तो ये जो है एग्जीक्यूट तो की जाएगी लेकिन सब सेक्शन 2 के अनुसार एग्जीक्यूट की जाएगी। सब सेक्शन 2 का मतलब है कि डिक्री को तब तक जो है एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा जब तक कि वो 3 महीने तक कम से कम अनएग्जीक्यूटेड रहती है, अनसेटिस्फाइड रहती है। और दूसरा ये याद रखिएगा कि जो है किसी भी व्यक्ति को इसमें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा पब्लिक ऑफिसर को अनटिल अनलेस एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग्स हो। अब आ जाइए सेक्शन नंबर, एलियन वाला तो ठीक है, इसमें इतना नहीं है। हाँ, सूट्स अगेंस्ट फॉरेन रूल एम्बेसडर्स एंड इनवॉइस, इसके ना सेक्शंस बस पढ़ लीजिएगा इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन के लिए बस। फिर आ जाइए आप, हाँ फॉरेन स्टेट एंड रूलर्स 87 में आपको डिफाइन किए गए हैं, ये इसको देख लीजिएगा, इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन है। बाय इंडेक्स बेस्ड आई मीन कि केवल हेडिंग हेडिंग पूछी जाएगी। ओके, फॉर्मर इंडियन स्टेट्स के लिए आपको 87B हो गया। 88 है इंटरप्लीडर सूट में भी इंस्टीट्यूटेड। देखिए इंटरप्लीडर सूट क्या होता है, इंटरप्लीडर सूट ये होता है कि जहां पे एक व्यक्ति का कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, ठीक है,
एक व्यक्ति का कुछ भी लेना देना नहीं है। तो अब आप कहेंगे कि यार अगर किसी व्यक्ति का कुछ लेना देना नहीं है तो वो वाद क्यों करेगा? भाई देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है। एक प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी के लिए ए बी सी डी लड़ रहे हैं। ए कह रहा है मेरी प्रॉपर्टी, बी कह रहा है मेरी, सी कह रहा है मेरी, डी कह रहा है मेरी। एक व्यक्ति ई है जो रिश्तेदार लग रहा है, उसको उस प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं, लेकिन वो ये नहीं चाह रहा है कि भाई ये क्या है, मतलब रोज उसकी तू मैं, चलो कोर्ट में केस कर देते हैं, कोर्ट डिसाइड करेगी किसकी प्रॉपर्टी। उसने कर दिया कोर्ट में केस, ठीक। इस व्यक्ति ने जिसने कोर्ट में केस किया ये होता है आपका वो व्यक्ति जो लेके आएगा कौन सा वाद? इंटरप्रीटर वाद, इंटरप्रीटर सूट। तो सेक्शन 88 इंटरप्रीटर सूट की बात करता है और कहता है कि इंटरप्रीटर सूट कहाँ पे किया जा सकता है। लिखा हुआ है वेयर टू और मोर पर्संस क्लेम एडवर्सली टू वन अनदर द सेम डेट्स, सम ऑफ मनी और अदर प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल फ्रॉम अनदर पर्सन who claims no interest therein other than the charges or costs। उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है इनकी प्रॉपर्टी में, बस उसको आने जाने का खर्चा दे दिया जाए। एंड हु इज रेडी टू पे और डिलीवर इट टू द राइटफुल क्लेमेंट, such other person may institute a suit of interpleader against all claimants for the purpose of obtaining a decision to the person to whom the payment or delivery shall be made of obtaining to indemnify for himself, provided that where any suit is pending in which the rights of all parties can properly be decided, no such suit of interpleader shall be instituted। प्रोविजो हमसे ये कह रहा है कि मान लो कि अगर ऑलरेडी एक कोई वाद पेंडिंग है, ऐसा ही जिसमें इंटरप्लीटर सूट जो है, जैसे कि मान लो ऑलरेडी एक वाद पेंडिंग है जहां पे ए और बी ने मिलकर सी और डी पे केस कर रखा है कि ये जमीन किसकी है, तो फिर इंटरप्लीटर लाने का फायदा नहीं है। अब हमेशा याद रखिएगा कि इंटरप्लीटर वही दूर का व्यक्ति होगा जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं होगी प्रॉपर्टी में या जिस चीज के लिए उसने केस किया है, और दूसरी चीज उसको बस अपने कॉस्ट से मतलब है कि चलो हमारा आने जाने का खर्चा दे देना, और ये वही व्यक्ति होगा जिसके पास अगर कोर्ट प्रॉपर्टी भेजेगा तो ये राइटफुल ओनर को देने को तैयार हो। यानी कि दिस व्यक्ति वर्सेस ए बी सी डी, ये होगा केस। दिस इज इंटरप्लीटर सूट। नाउ कमिंग टू सेक्शन नंबर 89। सेक्शन 89 बात करता है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स आउटसाइड कोर्ट। आप सबने एडीआर पढ़ा है, आप सबने ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पढ़ा है लॉ में, अगर नहीं पढ़ा है तो जान लीजिए। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन नाम से पता चल रहा है कि वाद के अलावा और हमारे पास रास्ते क्या है, तो वाद के अलावा भी हमारे पास रास्ते होते हैं। लोक अदालत होती है, आर्बिट्रेशन होता है, कंसिलिएशन होता है, जुडिशियल सेटलमेंट होता है, दैट इज लोक अदालत, और मीडिएशन होता है। तो सेक्शन 89 हमसे कहता है कि जहां पे कोर्ट को ऐसा लगता है कि सेटलमेंट से कुछ एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो जो है कह सकता है कि चलो ठीक है आप लोग भाई सेटलमेंट करके देख लो। सेक्शन नंबर 89 आपसे इन्हीं के बारे में बात करता है। सेक्शन नंबर 91 इंपॉर्टेंट, सेक्शन नंबर 91 पब्लिक न्यूसेंसेस की बात करता है और कहता है कि अगर ऐसी कोई चीजें हो रही है जो पब्लिक को इफेक्ट कर रही हैं, ठीक है, या रॉन्गफुल एक्ट ऐसे हो रहे हैं जो पब्लिक को इफेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में वाद लेके आया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि मान लो कि कोई सुबह उठ के आपका पड़ोसी जो है वो बहुत तेज से गाने बजा रहा है एकदम फुल वॉल्यूम पे, तो उससे आपको दिक्कत हो रही है, पूरी कॉलोनी को दिक्कत नहीं हो रही है। पब्लिक न्यूसेंस का मतलब है कि बहुत सारे लोगों को दिक्कत। आप अगर लेके जाओगे एक कोर्ट में केस कि साहब ये जो है सुबह सुबह उठ के डीजे बजाने लगते हैं, हमें दिक्कत हो रही है, हाँ ये पब्लिक न्यूसेंस कर रहे हैं, तो कोर्ट बोलेगा कि भाई तुम अकेले हो, पब्लिक नहीं हो, तुम पब्लिक न्यूसेंस नहीं है, आपको दिक्कत है, आप अपनी सिविल इंजरी, आप अपनी सिविल रेमेडी मांगो, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो आपकी ये पर्सनल दिक्कत है, पब्लिक की दिक्कत नहीं है। तो सेक्शन नंबर 91 पब्लिक न्यूसेंसेस की बात करता है और ऐसे न्यूसेंसेस जो कि पब्लिक को इफेक्ट करती हैं। अब दूसरी चीज़, पहली चीज़ तो जो मैंने आपको पब्लिक डिफाइन कर दी, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर ऐसे में कोई केस बनता भी है गाइस, ठीक है, तो वो ऐसे कोई नॉर्मल आदमी लेके नहीं जा सकता है। पहली चीज़ वो एडवोकेट जनरल के द्वारा ही केस होगा। किसके द्वारा होगा? एडवोकेट जनरल के द्वारा इंस्टीट्यूट होगा ऐसा केस। और दूसरा, अगर एडवोकेट जनरल के द्वारा नहीं हो रहा तो आपको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, और कोर्ट की परमिशन के बाद दो या दो से अधिक लोग even though no such special damage has been caused to such persons by reason of public nuisance or other wrongful act, ये इंस्टीट्यूट कर सकते हैं बस। तो पहला है आपका एडवोकेट जनरल और दूसरा है कि दो या दो से अधिक लोग विद द परमिशन ऑफ कोर्ट ओनली दे कैन इंस्टीट्यूट। अब आ जाओ पब्लिक चैरिटी। अब कहीं पे अगर पब्लिक चैरिटी या किसी चैरिटेबल या रिलीजियस नेचर का कुछ ऐसा केस होने वाला है तो भी भाई वो एडवोकेट जनरल या दो से अधिक व्यक्ति जिनका इंटरेस्ट है ऐसे ट्रस्ट में, कोर्ट की परमिशन के बाद ही एक वाद को इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, याद रखिएगा। सेक्शन 91 पब्लिक न्यूसेंसेस, सेक्शन 92 पब्लिक चैरिटी। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट रिमेन्स, what all important sections are there. Okay, I was trying to complete this whole
CPC in 1 hour, but I think अभी we have time, but still I'll prefer keeping it to section 100, है ना, वरना एक बार में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तुम लोग परेशान हो जाओगे. तो let's keep it to section 100 then. But section 94 is supplemental proceeding. Section 95. Section 95 guys talks about compensation for obtaining arrest, attachment, injunction on insufficient grounds. जहाँ पे भी कोर्ट को लगा कि आपके पास insufficient grounds हैं अरेस्ट के, अटैचमेंट के, इंजंक्शन के, या जहाँ पे कोर्ट को लगा कि कोई रीजनेबल, कोई भी ऐसा ग्राउंड नहीं था कि ये बात को इंस्टीट्यूट किया जा रहा है, तो डिफेंडेंट जो है कोर्ट में अप्लाई करेगा, और कोर्ट इस एप्लीकेशन के बाद प्लेंटिफ के खिलाफ एक ऑर्डर करेगी कि वो उसको कंपनसेशन दे. अब ये कंपनसेशन 50,000 रुपए से ज्यादा की नहीं होगी जनरली, लेकिन कोर्ट की पेक्यूनरी लिमिट जो होती है उससे ज्यादा नहीं करेगा कोर्ट, ठीक है. यानी कि 50,000 तो इन्होंने बोला है मैक्सिमम. अब एक कोर्ट की अगर मान लो 20,000 ही पेक्यूनरी लिमिट है तो 50,000 तो नहीं कर पाएगा ना, तो इन्होंने बोला या तो पेक्यूनरी लिमिट ऑफ द कोर्ट और 50,000 जो भी पेक्यूनरी लिमिट के अंतर्गत आता होगा वो. तो सेक्शन 95 कहता है कि अगर प्लेंटिफ ने टाइम वेस्ट करने के लिए कोर्ट का या फॉल्स और वेक्सेशियस क्लेम लिया है या फिर प्रोबेबल ग्राउंड्स नहीं है इंस्टीट्यूट करने के लिए, तो प्लेंटिफ जो है वो एक एप्लीकेशन देगा कोर्ट को टू गेट अ कंपनसेशन कि उसका जो है समय बर्बाद किया गया, उसको मेंटल हैरेस किया गया, फलाना 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 फलाना. एंड द कोर्ट इफ इट फाउंड्स इट रीजनेबल देन इट इज गोइंग टू अवॉर्ड हाउ मच 50,000 रुपीज, 50,000 रुपीज और द पेक्यूनरी लिमिट्स विच एवर अप्लाइज. This is section number 95 everybody. Now we come to appeals. Okay, तो अब हम अपील पढ़ रहे हैं तो आपको अपील पढ़ा ही देते हैं यार. अपील जो है वो बात कर रहा है पार्ट 7 एंड अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज एवरीबडी. देखिए सेक्शन नंबर 96 हमसे ये कहता है कि अपील जो है वो की जा सकती है, ऑब्वियसली चीज है. अब अपील जो है किसके खिलाफ होगी? ऑब्वियसली चीजें जो नीचे की कोर्ट ने आपको डिक्री दी है उसके खिलाफ आप अपील में जाओगे, है ना. अब अपील विल लाई ऑब्वियसली अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डिक्री फ्रॉम एवरी डिक्री दैट इज पास्ड बाय द कोर्ट एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन. एंड नंबर 2, अपील में लाई फ्रॉम एन ओरिजिनल डिक्री पास एक्स पार्टी. प्लीज रिमेंबर एक एक्स पार्टी ऑर्डर के खिलाफ अपील जा सकती है. बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि एक्स पार्टी डिक्री के खिलाफ क्या अपील नहीं जा सकती है. नहीं, सेक्शन 96 सीपीसी कहता है बिल्कुल जा सकती है. और दूसरा एक चीज और याद रखिएगा कि कोई भी अपील तब नहीं होगी जब दोनों पार्टीज ने अपनी सहमति से किसी डिक्री को पास कराया है. कोई भी अपील तब नहीं होगी जब दोनों पार्टीज ने अपनी सहमति से किसी डिक्री को पास कराया है. ठीक, क्लियर. दूसरी चीज, कोई भी अपील तब भी नहीं होगी, कोई भी अपील तब भी नहीं होगी जब आपकी सब्जेक्ट मैटर जो है वो 10,000 रुपए से कम का होगा. सब्जेक्ट मैटर जो है वो 10,000 रुपए से कम का होगा और क्वेश्चन ऑफ लॉ उसमें ना हो. यानी कि अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है तब तो भाई लॉ को डिटरमाइन करना ही पड़ेगा, ठीक है. लेकिन अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है और 10,000 से कम का है तो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस का वो आ जाता है और इसलिए उसकी अपील नहीं होगी. सेक्शन नंबर 96 प्लीज समझ लीजिए, 4 चीजें बोली गई हैं. पहला, अपील विल लाई अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द डिग्री पास बाय द ओरिजिनल कोर्ट. नंबर 2, अपील में लाई फॉर एन एक्स पार्टी डिक्री. एंड नंबर 3, नो अपील इज लायबल फॉर डिक्री दैट हैज बीन पास्ड बाय कंसेंट ऑफ पार्टीज. एंड नंबर 4, नो अपील शैल लाई एक्सेप्ट ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रॉम अ डिक्री इन एनी सूट ऑफ द नेचर कॉग्निजेबल बाय कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज when the amount or value of the subject matter of the original suit does not exceed rupees 10,000. Clear? Now coming to section number 97. Section 97 हमसे कह रहा है appeal from final decree where no appeal from preliminary decree. अब देखिए, हाँ प्लीज इस चीज को याद रखिएगा कि अगर एक प्रिलिमिनरी डिक्री पास हुई थी, एक फाइनल डिक्री पास हुई थी, ठीक है. डिक्री जो है वो कई प्रकार की हो सकती है, प्रिलिमिनरी हो सकती है, फाइनल हो सकती है, पार्टली प्रिलिमिनरी हो सकती है, पार्टली फाइनल हो सकती है. तो मान लो कि एक प्रिलिमिनरी डिक्री फाइनल हुई थी, ठीक है. अब एक प्रिलिमिनरी डिक्री आपको दी गई, आपने उसके खिलाफ कोई अपील नहीं की,
कुछ दिनों बाद आपकी फाइनल डिग्री आ गई। तो अब जब आपकी फाइनल डिग्री आ गई है तो 97 कह रहा है कि अब आप प्रिलिमिनरी के खिलाफ अपील में नहीं जा सकते। अगर जाना है तो अब आप फाइनल के खिलाफ ही जा सकते हैं। जब प्रिलिमिनरी आई थी तब प्रिलिमिनरी के खिलाफ चले जाते, अब अगर जाना है तो फाइनल के खिलाफ ही जाना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 97। सेक्शन नंबर 98 कहता है डिसीजन वेयर अपील हर्ड बाय 2 और मोर जजेस। सेक्शन नंबर 98 हमसे कहता है कि जहां पे एक अपील को जो है एक बेंच ने सुना है, उस बेंच में 2 या 2 से अधिक जजेस थे, तो पहली चीज तो मेजोरिटी से डिसाइड होगी। लेकिन जहां पे मान लो कि 2 लोग थे, एक ने बोला हाँ, एक ने बोला ना, अब ऐसे में क्या होगा? तो ऐसे में ये होगा कि ये जो अपील है ये अब सुनी जाएगी दूसरी बेंच के द्वारा, ठीक है, दूसरी बेंच के द्वारा सुनी जाएगी इन अ बेंच दैट कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर ऑफ द अदर जजेस, ठीक है। और उसके बाद जिस पॉइंट पे इन्होंने डिफर किया था उस पॉइंट को यहाँ पे देखा जाएगा। अब इसमें समझने वाली बात यह होती है कि जहां पे ऐसी मेजोरिटी नहीं है विच कंकर्स इन अ जजमेंट हु इज वैरिंग और रिवर्सिंग द डिक्री, तो इट शैल बी कंफर्म्ड, बट where the bench hearing the appeal is composed of 2 or other even number of judges then those constituting the bench and the judges composing the bench differ in opinion on a point of law. Please underline, पॉइंट ऑफ लॉ पे डिफरेंस होना चाहिए। तो वो पॉइंट ऑफ लॉ का डिफरेंस ये स्टेट करेंगे कि ये कहेंगे कि नहीं नहीं भाई देखो 2 जजेस या तो उसको ओके करेंगे या रिवर्स कर देंगे डिक्री को, ठीक है। तो डिक्री को ओके और रिवर्स करने में फैक्ट्स में तो दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि फैक्ट्स तो सेम ही है। दिक्कत कब आएगी जजेस को? जब पॉइंट ऑफ लॉ बीच में आएगा। पॉइंट ऑफ लॉ पे एक कह सकता है कि नहीं 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 मुझे लगता है आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, दूसरा कहेगा कि नहीं 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 मुझे लगता है आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हो गया डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। इस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पे पॉइंट ऑफ लॉ, जिस डिक्री की बात नहीं हो रही है, प्लीज याद रखिएगा, मैं पॉइंट ऑफ लॉ की बात कर रही हूं। इस पॉइंट ऑफ लॉ को एक और बेंच को रेफर किया जाएगा जिसमें 2 या 2 से अधिक जजेस होंगे और उसके बाद इसमें वो जजेस भी होंगे जिन्होंने पहले अपील को सुना और उसके बाद डिसाइड किया जाएगा ये पॉइंट ऑफ लॉ, ठीक। अब मान लो कि वो 2 जजेस और इधर 3 जजेस और हो गए, 5 जजेस हो गए टोटल। अब पॉइंट ऑफ लॉ को डिसाइड कर दिया गया कि नहीं जज नंबर ए जो बोल रहे थे वो सही है, पॉइंट ऑफ लॉ तो ये कहता है। अब पॉइंट ऑफ लॉ डिसाइड हो गया तो फिर से ये जो अपील है ना जो आपके पहले वाले जजेस के पास गई थी उन्हीं के पास जाएगी और उसके बाद क्योंकि नाउ दिस पॉइंट ऑफ लॉ इज डिसाइडेड तो ऑब्वियसली चीज है आपकी डिक्री भी डिसाइड हो जाएगी, या तो वो ओके की जाएगी या रिवर्स की जाएगी। दिस इज व्हाट 98 इज। सो 98 थोड़ा सा ट्रिकी है, यू पीपल डोंट गेट इट वेरी इजिली, दैट इज व्हाई आई ट्राई टू बी थोड़ा स्लो इन दिस वेरी सेक्शन। कमिंग टू सेक्शन 99 एवरीबडी। 99 कहता है कि कोई भी डिक्री केवल और केवल, कोई भी डिक्री केवल और केवल इस वजह से जो है रिवर्स नहीं कर दी जाएगी, रिवर्स नहीं कर दी जाएगी कि उसमें कोई मिसजॉइंडर था या नॉन जॉइंडर था, ठीक है। नो डिक्री शैल बी रिवर्स्ड nor shall any case be remanded in appeal on account of any misjoinder or non-joinder of parties or causes of action or of any error, defect, irregularity in any proceedings in the suit not affecting the merits of the case or jurisdiction of the court. अब देखो अगर नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी था तो वो तो जरूरी है, उसमें 99 नहीं काम करेगा। लेकिन अगर इस नॉन जॉइंडर से आपके केस की मेरिट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है या एरर से केस की मेरिट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो 99 कहता है कि लेट इट बी। 99A कहता है नो ऑर्डर अंडर सेक्शन 47 टू बी रिवर्स्ड और मॉडिफाइड अनलेस डिसीजन ऑफ द केस इज प्री जुडिशियली इफेक्टेड। इन्होंने कहा कि सेक्शन 47 के अंतर्गत किसी भी केस को रिवर्स या मॉडिफाई नहीं किया जाएगा अनटिल अनलेस आपका केस जो है वो प्री जुडिशियली इफेक्ट हुआ है। एंड 47 क्या है? क्वेश्चंस टू बी डिटरमाइंड बाय द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। अब सेक्शन नंबर 100 आपके सेकंड अपील की बात करता है, तो ये भी आपको पढ़ा ही देती हूँ जाने से पहले। गाइस सेकंड अपील में ये बोला गया है कि देखिए एक तो फर्स्ट अपील थी जो आपने कर दी, ठीक, फर्स्ट अपील आपने कर दी, कहां पे कर दी? 96 में। सेक्शन 100 जो है वो सेकंड अपील की बात करता है। अब सेकंड अपील में ये बोला गया है कि सेकंड अपील लाए कहां करेगी? सेकंड अपील लाए करेगी हाई कोर्ट में, ठीक है। सेकंड अपील shall lie to the high court from every decree passed in appeal by any court subordinate to the high court. If the high court is
Okay, if the High Court is satisfied that the case involves a substantial question of law, please underline it everybody. Substantial question of law है तभी हाई कोर्ट एंटरटेन करेगा सेकेंड अपील. अब फिर वही क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट अपील में तो मैम हम एक्स पार्टी डिग्री में भी चले गए थे, तो क्या सेकेंड अपील में हम एक्स पार्टी डिग्री में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं. अगर एपलेट कोर्ट ने आपकी डिग्री एक्स पार्टी पास की है तो आप सेकेंड अपील में भी एक्स पार्टी के लिए जा सकते हैं. ठीक. दूसरा इन्होंने ये बोला है कि जहां पे हाई कोर्ट इस बात के लिए सेटिस्फाइड है कि कोई सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ था, वो वहां पे खुद उस क्वेश्चन को फॉर्मुलेट कर सकता है. मान लो आप एक अपील लेके गए सेकेंड अपील में, ऑब्वियसली चीज है क्वेश्चन ऑफ लॉ. अब उसको डिसाइड करते करते कोर्ट को एक और क्वेश्चन मिल गया कि अरे यार इसको तो पहले डिसाइड करें क्या ऐसा भी हो सकता है, तो कोई सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो हाई कोर्ट खुद भी उसको फॉर्मुलेट कर सकता है. अपील को सुना जाएगा, उस क्वेश्चन को जिसको फॉर्मुलेट किया गया है उसको सुना जाएगा, रिस्पोंडेंट को सुना जाएगा और दोनों पक्षों को आर्ग्यू करने का मौका दिया जाएगा. ठीक है, ये है आपका 100. ओके, और 100A भाई हमसे कहता है कि नो फर्दर अपील इन certain cases, notwithstanding anything contained in the letters patent for any high court or any instrument having the force of power in other law for the time being in force, where an appeal from an original or appellate decree or order is heard and decided by a single judge of the high court, no further appeal shall lie from the judgment decree of a single. या ये इंपॉर्टेंट है. देखो 100A हमसे ये कहता है कि ये जो सेकंड अपील की बात है ना, अगर किसी हाई कोर्ट के सिंगल जज ने आपकी अपील सुनी है फर्स्ट अपील, तो उस जज के ऑर्डर के खिलाफ आपकी सेकंड अपील लाई नहीं करती. ये कहता है सेक्शन 100A. मुझे लगता है आज हम लोग यहीं तक रखते हैं सेक्शन 100A. आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है आपको पढ़ाने में, लेकिन दोस्त तब भी सेक्शन ज़्यादा है, अभी आधा घंटा और लगेगा कवर करने में. एंड कोई बात नहीं, नेक्स्ट आप लोग का लेके आऊँगी मैं, तो उसमें आपको मिल जाएगा एक दिन के अंदर ही अंदर. होपफुली आपको कल या परसों में इसका दूसरा भाग भी मिल जाएगा. ओके दोस्तों, अगर आप लोग मुझे